बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 22 किस्तें सुन चुके हैं। अब 23वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। है भगवान, ये खूबसूरत कन्या हमसे पीछा छुड़ाने के लिए कैसे कैसे छल करती है। मैंने दोनों आंखें बंद करते हुए पंडितों के से लहजे में कहा। एक मर्तबा फिर पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मेरी सेहत तो इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं चहलकदमी करता फिरूं, लेकिन चारपाई का होकर रहना भी मुझे मंजूर नहीं था। कपड़े बदलकर मैं पूनम के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला आया और हम दोनों रिक्शा में बैठकर एक खूबसूरत स्नैक बार में जा पहुंचे। स्नैक बार के रोमांटिक माहौल में बैठे मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ मुख्तलिफ मेज़ों के गिर्द बैठे नौजवानों के, जो अपनी अपनी पूनम के साथ इस गोशा आफियत में चले आए थे, सिगरेटों के उठते धुएं के मरगोलों में कहीं खो गया था। यहाँ सिर्फ मैं था और पूनम के संग की खूबसूरत महक, जिसने मेरे गिर्द हिसार तान कर सारे रंज और तकलीफें भगा दी थी। मेरे पहलू में बरकत की वो ठंडी छाया बैठी थी, जिसके दामन में पनाह लेकर दरमांदा काफिलों के रहबर अपनी प्यास बुझाते थे। उसका कुर्ब मोहब्बतों का पैगंबर था। वो मोहब्बत की गीता थी जिसके लिए राम ने बनवास लिया था। उसकी तलाश में सदियों से न जाने कितने तपदहारी हिमालय की तराइयों में भटक रहे थे। वो तिब्बत की देवदासियों का हसीन गीत थी, जिसे आने वाले मुसाफिरों की याद में गाया जाता था। राजा इंदर के दरबार की वो हसीन मलका सावन की चांदनी बनकर मेरे मन में उतर गई थी। ख़याम की उस हसीन रुबाई के साथ बैठकर पी जाने वाली काफी जामे हयात बन जाती थी। वक्त का एहसास मिट जाता था और घड़ियों की गर्दिश रुक जाती थी। बहुत वक्त हो गया, घर भी जाना है। माता जी परेशान न हो। मैंने उन्हें कॉलेज से सीधे घर आने को कहा था। बिलाकर वो मुझे मरती मारती दुनिया में वापस ले आई। हम दोनों उठे, बस अड्डे तक मैं उसे रिक्शे में छोड़ आया। मैंने उससे विनती की थी कि वो घर में किसी को मेरी हालत से आगाह न करे। फिर पूनम अपनी खुशबुएं हमरा लिए रायकोट चली गई और मैं उसी रिक्शा में प्रकाश के पास आ गया। प्रकाश और सुदर्शना मीना बाजार से वापस आ चुके थे और मेरे ही मुंतजिर थे। दोनों ऊपर कमरे में बैठे एक दूसरे को दादे इश्क दे रहे थे। आपका तो श्रीमान जी सीधा सा इलाज था, मैंने तो झक ही मारी। प्रकाश ने मेज पर रखी जूं की तूं दवाइयों पर नजर डालते हुए कहा, क्या महाराज जी? मैंने मुअद्दब लहजे में पूछा। पूनम दीदी, बजाय उसके सुदर्शना ने कहा और हम तीनों कहका मारकर हंस दिए। दोनों थोड़ी देर तक मुझसे बातें करते रहे। फिर प्रकाश उसे छोड़ने चला गया। 3-4 रोज तक मैंने सिर्फ आराम किया। रोजाना पूनम और सुदर्शना आ जाती और हम दोनों प्रकाश अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। मेजर भास्कर के कत्ल के मुतल्लक हमारी स्कीम कामयाब रही और तफ्तीशी अफसरान को यकीन की हद तक इस बात का गुमान गुजरने लगा कि जरूर उस स्वामी के बच्चे का मेजर भास्कर के कत्ल में कोई हाथ है। अपने मकामी दोस्तों की मदद से हमने ऐसा जाल फैलाया कि जिससे भारतीय सिक्योरिटी के हाथ ऐसे शवाहिद आ गए जिनकी रोह से ये बात साबित हो गई कि स्वामी दयानंद का बासर स्मगलरों के साथ जरूर कोई खुफिया राब्ता है। उसके अलावा ऐसे हालात पैदा हो गए कि उन्हें स्वामी दयानंद और मेजर भास्कर के दरमियान लड़कियों के मामले में चलने वाली खुफिया रकाबत का इल्म हो जाए। जब ये बातें आला अफसरान के कानों तक पहुंची तो उन्होंने फौरी इकदाम के तौर पर अपना दस्ते शफकत महाराज के सर पर से उठा लिया था। स्वामी हक्का भक्का रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हो गया। हमारी प्लानिंग दरअसल इतनी बेदाग थी और मंसूबाबंदी इतनी शानदार के दूर दूर की कोड़ी लाने वाले मुखबर भी भौंचके रह गए थे और हालात का इल्म भगवान को उस वक्त हुआ जब वो हाथ से निकल गए। सिक्योरिटी वालों ने उसे वार्निंग दिए बगैर उससे राब्ता खत्म कर लिया और महाराज दयानंद स्वामी जख्मी नाग की तरह सर टेकता रह गया। खेल अब सही मानों में दिलचस्प हो गया था। भारतीय इंटेलिजेंस और स्वामी दयानंद के आपस में उलझ जाने का मतलब ये था कि मैदान हमारे लिए काफी हद तक साफ है। मेरी जिम्मेदारियां भी साथ ही बढ़ गईं। अब मुझे अपनी तमाम तरह ज़हनी सलाहियतें बरोकार लाकर 2 मुहाजों को बैक वक्त संभालना था। एक तरफ तो मुझे ऐसे हालात पैदा करते रहना था कि भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस दयानंद के खुफिया मामलात और मेजर भास्कर के कत्ल में उलझी रहे। दूसरी तरफ उस इलाके में काम करने वाले एजेंटों की रहनुमाई और मुकम्मल हद तक हिफाजत भी मेरे जिम्मा आन पड़ी थी। मेरा ज्यादातर वक्त लुधियाना के गिरदोनवा और रायकोट वगैरह में ही गुजरता था। अपने जख्मी होने के करीबन 15-20 रोज बाद मैं राजकुमार से मिलने उसके गांव पहुंच गया, क्योंकि उसकी पुरखलूस और पुरइसरार दावत मुझे अच्छी तरह याद थी और ऐसे दोस्तों की तो हमें अक्सर जरूरत रहा करती थी। हवाई अड्डे के नजदीक मैं काफी देर बाद भटका था, क्योंकि इसी असना में पै दर पै ऐसे वाकयात पेश आ चुके थे जिन्होंने मेरी आमदो रफ्त इस तरह खासी कम कर दी थी। मैं जानबूझकर औकात कार में हवाई अड्डे पर पहुंचा। गार्ड रूम में मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का नाम बमा ट्रेड लिखवाया
और मुलाकाती के खाने में दोस्त की बजाय रिश्तेदार का इंदराज करवा दिया। चंद सेकंड बाद ही गार्ड रूम के फोन पर उससे मेरा राब्ता हो चुका था। इत्तेफाक से वो अपने ऑफिस ही में मौजूद था। उसने मुझे भुलाया नहीं था, शायद इसलिए मुझे अपने नाम के साथ अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ा था। मेरा नाम सुनते ही उसकी बाछें खिल उठी थी। ओह थैंक यू। उसने फोन पर ही मेरी आमद पर मेरा मशकूर होना जरूरी कर दिया था। अरे अरे ये क्या, इतनी दूर से शुक्रिया वसूल होने से रहा। ओह सॉरी, अच्छा मैं अर्दली भेज रहा हूँ। ओके। मैंने अगली बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया और गार्ड रूम के एक कोने में सलीके से सजाए एक सोफे में धंस कर उसके अर्दली का मुंतजिर हो गया। उसका ऑफिस यहाँ से 2-3 फरलांग दूर था, क्योंकि मुझे लेने के लिए उसने एक जीप भेजी थी। जीप से एक सिख कारपोरल उतर कर अंदर आया। उसने मेरा नाम पुकार कर मेरी बाबत दरियाफ्त किया और थोड़ी देर के बाद मैं एयर बेस के रनवे के नजदीक सफर करता हुआ उस ब्रांच की तरफ जा रहा था जहाँ मेरा कजन फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार ऑन ड्यूटी था। जीप उसके ऑफिस से जो हवाई अड्डे के एक कोने में बना हुआ था कुछ फासले पर जाकर रुक गई। अपने दफ्तर के बाहर वो मेरा मुंतजिर था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और हेलो का नारा लगाते हुए मुझसे बकलगीर हो गया। मैंने भी उससे कुछ कम गर्मजोशी का मुजाहिरा नहीं किया था। कैसे भूल पड़े इस तरफ श्रीमान जी। उसने दफ्तर में एक कुर्सी पर मुझे बैठने को कहते हुए बेतकल्फी से पूछा। इस तरफ भूल कर कौन आ सकता है, गार्ड रूम वाले घुसने देंगे क्या? मेरी बात पर उसने कहका लगा कर दाद दी। मैं तो समझा था आप लोग शायद मुझसे नाराज हो गए हैं। वो क्या नाम था उन श्रीमती जी का? पूनम। हाँ हाँ, वो देवी जी तो शायद बुरा मान गई थी। भला पूनम के हवाले के बगैर हमारी दोस्ती ही क्या थी? अरे नहीं महाराज, ऐसी भी क्या बात, बस औरतें जरा ऐसी ही होती हैं। हम दोनों ने खामखा दांत निकाल दिए। राजकुमार ने अपनी अर्दली को कैंटीन से चाय लाने का हुक्म दिया और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसी खूबसूरत लड़की आपकी पत्नी बनने वाली है। थैंक यू। सिवाय उसके और मैं क्या कह सकता था। बमुश्किल मैंने गुफ्तगू का रुख बदला, वरना उसके तो दिलो दिमाग पर पूनम ही छाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे मतलब की बात की तरफ ले आया था, लेकिन इतनी मासूमियत से कि उसे बज़ाहिर यही एहसास हो रहा था कि वो मेरे इस्तफसार किए बगैर सब कुछ बोलता चला जा रहा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का ताल्लुक ग्राउंड स्टाफ से था और वो टेक्निकल स्टाफ का ऑफिसर था, जिसके जिम्मे जहाजों की देखभाल और मुरम्मत वगैरह के फराइज होते हैं। इसलिए उसका ऑफिस भी रनवे से कुछ फासले पर एक वर्कशॉप के कोने में बना हुआ था। उस वर्कशॉप में अमूमन जहाजों को परवाज से पहले या परवाज के बाद चेकिंग वगैरह के मराहिल से गुजारने के लिए लाया जाता था। मैं कमाल सादगी से राजकुमार के मुंह से जहाजों की मुख्तलिफ खुसूसियात उगलवा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुमकिना हमले के पेश नजर अड्डे की दिफाई इंतजामात, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और अपने फाइटर्स की कुव्वत हमला और कुव्वत दिफा से मुझे आगाह करना शुरू कर दिया। करीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो मेरे बढ़ते हुए इश्तियाक के पेश नजर मुझे अपने वर्कशॉप में अपने हमरा ले जा रहा था। उसने इतनी तफसील से मुझे वो सब कुछ समझा दिया था कि मेरी जगह कोई कम अकल भी होता तो भारतीय एयरफोर्स के किसी मुकाबले के इम्तिहान में जरूर बैठ जाता। वर्कशॉप क्या थी, अच्छी खासी ग्राउंड ही कह लीजिए, जिस पर लोहे की चादरों की शेड डालकर उस पर खाकी और सब्ज रंग करके उन्हें कैमोफ्लाज किया गया था। हवाई अड्डे में प्लेटफार्म का जदीद निजाम कारफरमा था और रनवे से अपने टैक्सी ट्रैक पर सफर करता हुआ एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर चंद मिनट के अंदर अपने मखसूस हैंगर में पहुंच जाता था, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों एयरमैन उसके मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते थे। करीबन आधे घंटे तक मैंने राजकुमार के साथ घूम फिर कर वर्कशॉप का गहरी नजरों से जायजा लिया। इसी असना में सिवाय उसके कि मैं खुद एयरक्राफ्ट में दाखिल नहीं हुआ, शायद ही कोई ऐसा मरहला रह गया था जिससे मैं ना गुजर सका। बस औकात तो मुझे खुद पर रश्क आने लगता था, लेकिन फिर मेरा पुरतशुक्र दिल बारगाहे इज़्ज़ी में झुक जाता था, जिसकी लामहदूद करम फरमाइयों के तफैल मेरे रास्ते की तमाम मुश्किलात एक एक करके हट जाती थी और बज़ाहिर मुश्किल बल्कि एक हद तक नामुमकिन काम मेरे लिए आसान और मुमकिन बन जाता था। राजकुमार ड्यूटी से ऑफ होकर मुझे साथ लिए मेस में चला आया, जहाँ दोपहर का खाना मैंने उसके साथ खाया और अगले 3-4 रोज के बाद उससे क्लब में मिलने का वादा करके वापस आ गया। वापसी पर मैं सीधा रायकोट ही चला आया था, चूंकि अगले रोज छुट्टी थी। उस रोज पड़ोस में शादी थी और उन लोगों ने जगह की तंगी के पेश नजर हमारा घर भी मुस्तार ले रखा था। बारात किसी दूसरे शहर से आने वाली थी। शादी की तकरीबात तो पिछले एक हफ्ते से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अपने जोबन पर वो आज पहुंची थी, क्योंकि अगले रोज बारात आने वाली थी। ये लड़की, जिसका नाम शोभा था, बाबूजी के साथ वाले घर में रहती थी और एक क्लर्क की बेटी थी। शोभा चूंकि पूनम की बचपन की सहेली थी, इसलिए उसकी शादी में भी पूनम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना था। उसके शदीद इसरार पर मैं भी आज ही आ गया था, वरना तो मुझे शोर शराबे से वहशत होती थी। घर पर बाबूजी और माताजी हस्बे मामूल बहस में मसरूफ थे। बाबूजी ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे जब उन्हें हिंदू धर्म पर चोट करने का मौका मिल सके, और खुशकिस्मती
तेजी से उन्हें ये मौके मुयस्सर आते रहते थे। चूंकि मेरे मुताले और मुशाहिदे की हद तक तो मेरे इल्म में यही बात आई थी कि हिंदुइज्म किसी बाकायदा निज़ाम हयात का नहीं बल्कि बेशुमार और इंतहाई फजूल रसूमात के एक मजमुआ की शक्ल है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार और उसकी मुनासबत से कोई ना कोई पूजा देखने को मिलती थी। शादी ब्याह की तो इतनी बेशुमार और ऐसी अजीबो गरीब रस्में देखने को आती थी कि बेख्तियार उन लोगों की अकल पर मातम करने को जी चाहता था। और मजे की बात यह थी कि ये तमाम फजूल रसूमात जो इन मौकों पर अंजाम पाती थी वो हिंदू धर्म का बाकायदा हिस्सा थी और उनसे दामन बचाने वाला नास्तिक और धर्म का बागी कहलाता था। अगर ये रसूमात सिर्फ मुआशरे का हिस्सा ही होते तो मुमकिन है समाज सुधार किस्म के प्रोग्रामों की आड़ लेकर कोई गरीब आदमी इनसे जान छुड़ा सकता, लेकिन धार्मिक का लेबल चिस्पा होने के बाद किसी का इनसे बच निकलना मुमकिन नहीं था। हिंदू धर्म जहां बाबूजी की कमजोरी था वहां माताजी की चिढ़, और अब तो बाबूजी के हाथ इस दिलचस्प मशगला आ गया था कि वैसे किसी न किसी मौके के मुंतजिर रहते, फिर माताजी के सामने छोटी सी बात कहकर जवाब में उनकी लंबी चौड़ी तकरीर सुन लेते। दोनों बोर्डों की एक बात काबिल सताइश थी कि तबीयतों में इस कदर फर्क रखने के बावजूद वो दोनों कभी एक दूसरे से उकताए नहीं थे। कभी उनके दरमियान तलक कलामी की नौबत नहीं आई थी। बस यही होता था कि बाबूजी कहते और माताजी की सुन भी लेते। अच्छा बाबा जाने दो, जो तुम कहती हो वही सही होगा। बाबूजी ने मुझे आते देखकर बहस खत्म करना चाही। माताजी भी मेरे नमस्कार पर चौंकी और आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। क्या बात है साहबजादे, कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हो? बाबूजी ने मेरा जायजा लेते हुए कहा। उनका कहना किसी हद तक बजा भी था, क्योंकि पिछले हादसे के बाद से मैं भी नकाहत से महसूस करने लगा था और इलाज पर भी खास तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए कुछ कमजोरी बाकी रह गई थी। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा के लिए अलबत्ता। मैंने फिक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। सामने सीढ़ियों से अजंता की मूरत उस तरफ आ रही थी। आज उसने अपनी जुल्फे सलीके से बांधकर उनमें शादी की रस्म की मुनासबत से चंबेली के फूलों का गजरा टांग रखा था। सफेद फूलों के हुस्न को उसकी घनेरी जुल्फों ने चार चांद लगा दिए थे। अपनी नीली साड़ी का पल्लू संभालती वो विष कन्याओं की तरह नपे तुले कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आई। जब उसने एक अदाए दिलरुबाना से अपने दोनों हाथ बांधकर नमस्ते पुकारा तो मुझे बंगाल की वो जोगने याद आ गईं जो सिर्फ नाग पूजा के रोज अपना जोबन दिखाती हैं। बंगाल की साहिरा ने अपनी पलकों के उजाले मुझ पर बखेरते हुए मेरी खैरियत दरियाफ्त की, और जब गहरी नजरों से मेरा जायजा ले चुकी तो अचानक उसके खूबसूरत चेहरे पर तशवीश के आसार उभरे। बाबूजी और माताजी इसी असना में रसोई में चले गए थे। आप ठीक तो हैं? उसने बेचैनी से पूछा। अभी तक तो था, लेकिन शायद अब न रह सकूं। मैंने गंभीर लहजे में उसकी तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन फिर संभल गया क्योंकि दरवाजे से उसकी सखियां अंदर दाखिल हो रही थीं। उसके अलावा भी निचले हिस्से में मेहमानों का कब्जा था। पूनम ने मेरे कमरे में किसी को दाखिल होने नहीं दिया था। मेरे आराम में किसी की खलल अंदाजी उसे कब गवारा थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर चली आई। वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने मुआजरत कर दी और तबीयत की खराबी का बहाना करके वहीं लेटा रहा। पूनम ने भी ज्यादा तकरार न की, उसे मेरी आदत का एहतराम करना आ गया था। ये बाबूजी और पूनम के इस्तफसार का असर था या फिर मेरी हद से बढ़ती हुई लापरवाही? क्या वाकई मुझे अपना जिस्म टूटता महसूस हो रहा था? असल में मैं लुधियाना में ही 1-2 दिन के बाद डॉक्टर साहब की दवाई से जान छुड़ा ली थी, जबकि उन्होंने कम से कम 10 रोज तक लगातार दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। पहले सर भारी भारी सा महसूस हुआ, फिर तपश का एहसास होने लगा और करीबन 1 घंटे के बाद बुखार मुझ पर गालिब आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत आई कि मेरी कनपटियां दर्द से फटने लगीं। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। लड़कियां ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गा रही थीं। उससे पहले पूनम की आवाज का गुदाज मैंने सुबह पूजा के वक्त उसके भजन कुथा में देखा था, लेकिन उसकी आवाज का लोच और रचाव आज महसूस हो रहा था। गीत के बोल उसके होठों से फिसलते तो फिजाएं गुनगुना उठती। सुर और लय का हसीन संगम बनी वो अपनी सखियों के ऐन दरमियान दुल्हन के सामने ढोलक की थाप पर जुदाई के गीत गा रही थी। अव्वल तो तमाम भारतीय लड़कियां ही क्लासिकल नाच और गाना बजाने पर अबूर हासिल करने की कोशिश करती हैं, अगर नहीं तो कम से कम मामूली गाना बजाना उन्हें जरूर सीखना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी रोजमर्रा की इबादत में शामिल है। अगर मैं पूनम तक अपनी बीमारी की खबर पहुंचा देता तो उसके नाच से महरूम हो जाता, जिसका मुजाहिरा उसने थोड़ी देर बाद करना था। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला और बाजार में पहुंच गया। एक मेडिकल स्टोर से मैंने अपनी दानिस्त के मुताबिक कुछ दवाइयां खरीदी और अपने कमरे में आकर उन्हें निगल कर लेट गया। दवाइयां खासी तेज और जोरदार असर थीं। मुझे कम से कम थोड़ी देर के बाद दर्द से निजात मिल गई। शाम ढलते ही पूनम मेरे कमरे में दोबारा आई। उसने क्लासिकल नाच के लिए मखसूस श्रृंगार कर रखा था। मेरी कोई बात सुने बगैर वो मुझे हाथ पकड़ कर नीचे ले आई और पहले से मेरे लिए मखसूस कुर्सी पर मुझे बिठा दिया। उसका गुरु, जो शक्ल से गधा ज्यादा और गुरु कम दिखाई देता था, अपनी शागिर्दों के दरमियान विराजमान था। पूनम ने मुझे उस कमबख्त के पांव छूने को कहा जो यहाँ की रवायत थी। ये तो नामुमकिन था कि मैं उसके पांव छूता, लेकिन मैंने पांव लागू
गुरुजी महाराज कहकर उसे नमस्कार जरूर कर दिया। उससे ज्यादा की उम्मीद पूनम को भी नहीं थी। वो बेचारी इस पर खुश हो गई। वहाँ मौजूद करीबन सभी लोगों की आंखें पूनम पर लगी थीं। कभी कभी वो रश्क और हसद की मिली जुली निगाहों से मुझे भी देखने लगते, क्योंकि मैं उसका मंगेतर था। पूनम ने हिंदू आदाब महफिल के मुताबिक सबसे पहले मेरे पांव छुए, फिर बाबूजी, माताजी और मौसी के। उसके बाद हाथ बांध कर एक खास अदाए से अपने जिस्म को बल दिया और अपने गिर्द महाराज से झुकते हुए इजाजत तलब की। आज्ञा मिलने पर उसकी एक सखी ने उसके पांव में घुंघरू बांधे। पूनम ने झुककर गुरु के पांव छुए। अब वो बिजलियां गिराने के लिए तैयार थी। गुरु ने नाच का तोड़ कहना शुरू किया और उसकी दूसरी शागिर्दों ने तबले और हारमोनियम संभाल ली। पूनम ने तेजी से हाथ बांधते हुए बल खाया और तबले के बोल उसके घुंघरुओं की छलकार में नाचने लगे। वो भरतनाट्यम था या कुछ और, इसका तो मुझे इल्म नहीं। मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि जैसे सारी धरती का लोच और रिदम इसमें समा गया हो। उसके लचकीले बदन का अंग अंग शायरी कर रहा था। फिजाओं को उसके ताव भाव ने असीर कर लिया था। समय का पंछी उसके कदमों की हरकत के साथ साथ महवे परवाज था। हर तरफ एक सन्नाटा, एक सकूत तारी था। सब लोग मबहूत उस पर नजरें जमाए बैठे थे। जब वो घुंघरुओं की झनकार के साथ अपने जिस्म को बल देती तो सांसें सीनों में अटक अटक जाती। करीबन आध घंटा तक माहौल उसके तिलिस्म का शिकार रहा। जब रक्स खत्म हुआ चंद सानिये तक तो यूं लगता था जैसे सब कुछ सांप सूंघ गया हो। फिर सब बेख्तियार उसे दाद देने लगे। उसके गुरुजी ने उठकर उसे कल्याण दिया। इस महफिल को तो रात ढलने तक जारी रहना था। मैं उठकर अपने कमरे में चला आया और निढाल सा बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा जिस्म बुखार में फनकने लगा था। खासी देर तक मैं इसी कैफियत का शिकार रहा। मेरी आंखों की पुतलियों में पूनम नाचती रही। मुझे होश उस वक्त आया जब पिंटू मेरे खाने के लिए थाली लेकर आ गया। मैंने उसे थाली वापस ले जाने और चाय लाने को कहा। कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। पिंटू ने शायद पूनम को बता दिया था, क्योंकि उसके जाने के बमुश्किल 2-3 मिनट के बाद ही दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर आ गई। क्या हुआ, क्या बात है, आपने खाना? उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो मेरी तकलीफ पर तड़प उठी। तुम जैसे मसीहा हो तो बुखार कहाँ? मैं उसकी मेहंदी लगे हाथ को अपने हाथों में थाम कर बोला। पूनम की आंखों से मेरी आंखें टकराई और मुझ पर सहर तारी हो गया। उसने आहिस्ता से मुझे खुद से अलग किया और मेरे जिस्म के गिर्द कंबल लपेटकर खुद कुछ कहे बगैर बाहर चली गई। पूनम की वापसी प्रकाश और चाय के साथ हुई थी। प्रकाश शादी में शिरकत के लिए आया था। वैसे भी अगले रोज छुट्टी थी और छुट्टी वाला दिन वो रायकोट ही में गुजारा करता था। क्या हालत बना दी है इनकी? उसने बजाय मेरे कहने के बराह रास्त पूनम से पूछा। आप ही समझाएं ना इन्हें। पूनम की आंखों में नमी तैरने लगी। अच्छा मैं समझाऊं? प्रकाश ने कुछ इस अंदाज से पूनम की तरफ देखते हुए कहा। बेख्तियार मेरे साथ उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट खेलने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं प्रकाश और पूनम के साथ उनके एक मुहल्लेदार डॉक्टर के घर जा रहा था। मुझे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि मैंने खामखा उनके रंग में भंग डाली। डॉक्टर ने, जो डॉक्टर कम और कसाई ज्यादा दिखाई देता था, लिटाकर मुझे ठोंक बजाकर देखा। फिर अनाड़ियों की तरह इंजेक्शन बाजू में लगा दिया। कुछ कड़वी कसीली दवाइयां और गोलियां मेरे पल्ले बांधी और नहायत इंकिसारी और एहसान जितलाते हुए, क्योंकि वो पापी घर पर मरीज नहीं देखता था, हमें रुखसत कर दिया। कसाई डॉक्टर की दवाई ने असर दिखाया। मुझे खासा अफाका महसूस होने लगा। पूनम और प्रकाश ने शादी में शिरकत कम और मेरी तीमारदारी ज्यादा की। पूनम तो खुसूसन साय की तरह मेरे साथ लगी रही। बारात आई, हवन सुलगाया गया, पंडित ने 2-4 उल्टे सीधे श्लोक पढ़े और विवाह हो गया। पूनम शोभा से यूं गले मिलकर रोई जैसे वो उसकी सगी बहन हो। कितना फराख दिल था उसका, जिसमें एक आलम का दर्द समाया था। उसने गमे दुनिया को गमे जात बना लिया था। शोभा को रुखसत करके वो कुछ खोई खोई सी रहने लगी। असल में ये उसका बहुत बड़ा अलमिया था कि जिससे वो मोहब्बत करती उसे टूट कर चाहने लगती थी और उसकी महबूब शख्सियत खुद पूनम के वजूद का हिस्सा बनकर रह जाती थी। 5-6 रोज के बाद मुझे पैगाम मिला कि जसवंत एक मिशन लेकर मुझे मिलने आ रहा है। जसवंत को मैंने कभी भी नहीं भुलाया था। उस जैसे दलेर और जानिसार साथियों के साथ काम करने का लुत्फ कुछ मैं ही जान सकता था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि उससे दोबारा मुलाकात हो। मोगा के बस स्टैंड पर मैं उसका मुंतजिर था। मैं मुकर्रर वक्त से करीबन आधा घंटा पहले मोगा पहुंच गया था। मोगा से मेरी बहुत तलख यादें वाबस्ता थीं, लेकिन फिलहाल वही एक गोशा आफियत हमें उस इलाके में मुयस्सर था, वरना तो हर जगह शिकारी कुत्ते हमारे ताक़ुब में थे। इस मर्तबा जिस हैसियत में मैं यहाँ आया था, किसी की मजाल थी कि मुझ पर शक कर सके, क्योंकि अब मैं एक मुअज़्ज़ज़ भारतीय नागरिक था। वक्त मुकर्रर से सिर्फ 3-4 मिनट कबल मैं मुकर्रर मकाम तक पहुंच गया था। 11 बज चुके थे, लेकिन जसवंत का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के खदशात सर उठाने लगे। तरबियत के मुताबिक जैसे ही तयशुदा वक्त मुलाकात पूरा हुआ, मैंने फौरन उस जगह से परे हट जाने का इरादा कर लिया। इस तरह मैं किसी महफूज गोशे में खड़ा होकर मजीद कुछ मिनट तक हालात का जायजा लेना चाहता था। अभी मैं बमुश्किल अपनी जगह से घूमा ही था कि जब अचानक किसी के हाथ का दबाव मुझे अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसके साथ ही किसी का खालिस अंग्रेजी लहजे में फिक्रा सुनाई दिया। हाय प्रकाश।